Hello everyone. In our previous classes, we are studying about gravitation, in which first of all we studied about the definition of gravitation, what are the effects of gravitation in our daily life. Then we came to the topic every body in the universe attracts every other object. Then we studied universal law of gravitation. After that, units of gravitational constant, value of gravitational constant G. Yesterday we studied about gravitational force between objects of a small size and big size. And today I am teaching you gravitational force holds the solar system together. So let us start today's session. तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार से सौर मंडल को एक साथ बांध करके रखता है। तो हमारे सौर मंडल में ग्रह जो है वह लगभग गोलाकार वृत्तीय पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हमारे जो सौर मंडल है जिसमें विभिन्न प्लैनेट्स हैं, वो सभी प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और जो सैटेलाइट है, जो हमारे उपग्रह हैं, वो प्लैनेट की परिक्रमा उसी प्रकार से वृत्ताकार कक्षाओं में करते हैं। तो एक बल की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिशील रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। तो जो ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है, सेंट्रीपोटल फोर्स जो है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उन्हें प्राप्त होता है। और सैटेलाइट में जो उपग्रह हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, वो सेंट्रीपोटल फोर्स जो है वह प्लैनेट जो है उनको देता है। तो ग्रह जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वह बल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। वह ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें सूर्य से मिलता है। इसी प्रकार से जो हमारे सैटेलाइट हैं, उपग्रह है, वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उन्हें जो है वह बल ग्रेविटेशनल फोर्स उन प्लैनेट से मिलता है। अब हम देखेंगे कि सूर्य और पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा, इनके स्थिति में यह फोर्स कैसे मिलता है, कैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और कैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो चूंकि सूर्य और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए वे एक दूसरे पर बहुत बड़ा बल लगाएंगे। द्रव्यमान के कारण पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे पर बहुत बड़ा बल लगाते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी के कारण पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर एक समान वृत्तीय गति में गति करती रहती है, परिक्रमा करते रहती है। इसी तरह से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी जो है एक समान वृत्तीय गति से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसी के कारण हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, उसका अस्तित्व इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सौर मंडल का हमारा रचना नहीं होता। ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, उपग्रह जो है वो ग्रहों की परिक्रमा नहीं करते। तो जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। और यह सब जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। यहां तक कि समुद्र में जो टाइड आते हैं, टाइड आपने सुना होगा, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा में जो राइज एंड फॉल होता है,
पानी जो है उठता है और गिरता है। तो पानी का उठना और गिरना जो टाइड होते हैं वह भी चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, जो समुद्र के पानी पर बल लगता है। तो समुद्र के पानी पर बल लगने के कारण ही ज्वार भाटा में तरंगे उठती हैं और गिरती है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए बहुत सारे प्राकृतिक घटनाओं का बड़ा ही अच्छा व्याख्या किया है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह कैसे घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में उन्होंने व्याख्या किया है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा कैसे जो है परिक्रमा करता है, उसका भी व्याख्या किया है। और समुद्र में या महासागर में टाइड की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में भी न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ के द्वारा बहुत अच्छा व्याख्या किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि केपलर का ग्रहीय नियम क्या है, केपलर का ग्रहीय गति का नियम भी उन्होंने बताया है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में कुछ बातें हम लोग जानेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है, उससे हम सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी, चंद्रमा, इन सब का द्रव्यमान बिल्कुल सही सही निकाल पाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था जो फॉर्मूला आया हुआ था, उस फॉर्मूले के मदद से हम सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से निकाल सकते हैं। यह हमें नए तारों और ग्रहों के बारे में भी खोज करने में मदद करता है। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह बहुत ही आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण बल सौर मंडल के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर का ग्रहीय गति के नियम क्या हैं, केपलर के ग्रहीय गति का नियम क्या है। तो केपलर 16वीं शताब्दी के एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सूर्य के चारों ओर ग्रहों के गति के ऊपर एक नियम दिया। इन नियमों को केपलर का ग्रहीय गति का नियम कहते हैं। ये नियम सैटेलाइट्स के गति पर भी लागू होता है। तो सैटेलाइट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है। अर्थ एक प्लेनेट है, ग्रह है। ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं उसको हम सैटेलाइट उपग्रह कहते हैं। आधुनिक साइंस में मनुष्य ने भी अपना उपग्रह जो है, विभिन्न उपग्रहों को कक्षाओं में भेजा है। जैसे अभी हम लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं किसी मैच का या किसी घटना का हम लोग लाइव प्रसारण देखते हैं, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा हुआ है। तो वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट बना करके और कक्षाओं में स्थापित किया है और उसकी सहायता से हम लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं या वेदर का फोरकास्ट हमारे टीवी पर दिखाता है कि आने वाले समय में जो है आंधी आने वाली है, कहाँ वर्षा होने वाला है, कहाँ टेम्परेचर कितना रहने वाला है। ये सब फोरकास्टिंग जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा ही होता है। तो नेचुरल सैटेलाइट के साथ ही साथ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं। तो केपलर के ग्रहीय नियम से जो है ग्रहों के गति के बारे में जानकारी मिलती है। यह उपग्रह के बारे में भी जानकारी देती है। तो केपलर के ग्रहीय गति नियम क्या हैं? तो केपलर का ग्रहीय गति नियम हम लोग देखते हैं। केपलर ने 3 ग्रहीय नियम दिए हैं।
तीन ग्रहीय नियमों को बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे न्यूटन ने तीन गति नियम दिया था तो वो मोशन था, लीनियर मोशन के लिए था। अब केपलर का यह जो सिद्धांत है, केपलर का यह जो नियम है, यह ग्रहों के गति से संबंधित है, इसलिए इसे हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। तो केपलर के तीन ग्रहीय नियम क्या हैं, एक एक करके हम देखते हैं। तो केपलर का पहला नियम क्या है, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit. This law means that the orbit of a planet around the sun is an ellipse, oval shaped, and not an exact circle. An elliptical path has two foci and the sun is at one of the two foci of the elliptical path. तो केपलर का पहला गति नियम कहता है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है वह इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्स के तरह वो जो घूमते रहते हैं, जिसमें सूर्य जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकसों में से एक फोकस पर स्थित होता है। इस नियम का अर्थ यह है कि सूर्य के चारों ओर जो प्लैनेट है वह एक इलिप्स, ओवल शेप में, ओवल मीन्स अंडाकार, पूरी तरह से गोल नहीं, ओवल शेप में घूमता है। ओवल शेप देखिए, अंडाकार, अंडा आपने देखा होगा, अंडा पूरी तरह से गोल नहीं होता है। तो सूर्य जो है, ये सन हो गया, और ये हमारा एक प्लेनेट हमने कंसीडर किया कि एक प्लेनेट है। प्लेनेट जो है घूम रहा है, दो फोसाई होते हैं, एक फोसाई F1, दूसरा फोसाई F2। इलिप्स आपने पढ़ा होगा, इलिप्स में क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। तो सूर्य जो है एक फोकस पर रहेगा, ये हमारा P है प्लैनेट, ये जो है प्लैनेट सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो यह इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यह इस कक्षा पर यह घूम रहा है प्लैनेट, यह एक इलिप्स का निर्माण कर रहा है। इलिप्स क्या है, ओवल शेप्ड होता है, अंडे के आकार का होता है, सर्कुलर नहीं होता है। तो जो प्लैनेट है वह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमता है। इसके दो फोकस होते हैं, जिसमें एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। तो इस नियम का कहने का अर्थ यह है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह का कक्षा होगा वह एक इलिप्स के जैसा होगा, एक पूर्ण वृत्त के रूप में नहीं होगा। तो इलिप्टिकल पाथ में दो फोकस होते हैं, सूर्य जो है एक फोकस पर रहता है, इसे हमने फिगर में अभी देखा है। तो प्लैनेट P जो है वह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में दो फोकस हैं, F1 और F2। सूर्य जो है फोकस F1 पर, हमने अभी फिगर में दिखाया, F1 पर सूर्य है, और दूसरा फोकस इस इलिप्स का F2 है। और इसी पथ पर, इसी कक्षा में प्लैनेट जो है सूर्य के चारों ओर इसी तरीके से घूमते रहते हैं। यह केपलर का पहला ग्रहीय नियम है। ठीक है, तो केपलर का पहला ग्रहीय नियम